हेलो फ्रेंड्स, यूनिटी एच में आपका स्वागत है। तो हम कॉपी चेक कर रहे हैं जो यूपी पीसीएस मेंस लिख रहे हैं इस बार। ठीक है, तो अश्विन की कॉपी चेक करेंगे अपन। ई गवर्नेंस से संबंधित उमंग योजना की मुख्य विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो उमंग योजना के बारे में बताना है आपको। ठीक है, अपन ई गवर्नेंस से संबंधित बताना है, ये चीज़ याद रखना आपको, और उसकी विशेषताएं बताना। सिंपल सा क्वेश्चन है। वर्तमान 21वीं सदी न्यू गवर्नेंस या ई गवर्नेंस का युग है। उमंग जो है इसका पूरा नाम यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, नए युग के शासन हेतु एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन है। आप ये चीज़ बार बार मत लिखिए, जब यहाँ लिख दिए तो फिर यही इशू का हिंदी अनुवाद भी है, थोड़ा बचिए इन चीज़ों से, डुप्लीकेशन से। यह डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के प्रमुख पहलों में से एक है। इसकी संकल्पना मोबाइल फर्स्ट नीति के माध्यम से प्रशासन को व्यक्ति के लिए सुलभ बनाना है। ठीक है, चाहो तो ओनली आप यही लिख दो, ये ज़रूरत नहीं है। दो इंट्रोडक्शन पार्ट मत लिखिए अश्विन, थोड़ा ये चीज़ ध्यान दीजिए। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं बतानी है। जन केंद्रित ई सेवा है। ठीक है, एक मोबाइल ऐप टोल फ्री की सुविधा है, सेवा की पहुंच के मानकीकृत आधार है, केंद्र और राज्य की सहभागिता है, भ्रष्टाचार के मुद्दों के प्रति अति संवेदनशीलता, फास्ट ट्रैक की सुविधा है, बहुभाषी ऐप की सुविधा है। अब आपको थोड़ा ध्यान से समझिए, मुख्य विशेषताएं बताना, ये बताना कि ई गवर्नेंस से संबंधित कैसे हेल्प करेगा। अब आपने यहाँ पे पॉइंट बता दिया। ठीक है, थोड़ा अच्छे से क्लियर कीजिए। फिर दूसरी बात, इसमें है ना, चुनौतियाँ बताने की जरूरत नहीं थी। अगर आप थोड़ा बहुत भी आप चैलेंज करोगे तो वो याद रखना मेन बॉडी का पार्ट नहीं है, वो आप कंक्लूजन में शो कर सकते हो कि इसकी विशेषता हो तो है, तो परंतु ये प्रमुख चुनौतियाँ भी देखने को मिलती है। आप ये अलग से कंक्लूजन में दिखा दीजिए, मेन बॉडी का पार्ट नहीं है। और थोड़ा इसको अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए कि कैसे जो है जन केंद्रित ई सेवा तो कैसे करेगा, और थोड़ा इसको एक्सप्लेन करोगे तो यहाँ से आपके नंबर बढ़ेंगे, ये चीज़ याद रखना। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिए। बाद में डिजिटल डिवाइड, साक्षरता की कमी है, डिजिटल जनता को सर्व सुलभ ना होना, याद रखें यहाँ पे लिखो डिजिटल साक्षरता की कमी है। ऐसा नहीं है कि एजुकेशन मिलने के बाद भी लोगों को ना डिजिटल साक्षर नहीं रहते हैं। डिजिटल विश्वास की कमी है, साइबर सुरक्षा का मुद्दा है। तो ये आप है ना, ये चुनौती आप कंक्लूजन में करोगे, याद रखना। ये मेन बॉडी का पार्ट है ही नहीं, वो आपको पूछा ही नहीं है। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिए। उमंग को नागरिकों द्वारा सरकार लाभ उठाने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए लॉन्च किया गया सेवा सुसंस्कृत नई गति देगा। तो थोड़ा ये चीज़ ध्यान दीजिए अश्विन। ठीक है, आगे देखो। ऊर्जा सुरक्षा का प्रश्न भारत की आर्थिक प्रगति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। ये किसी भी देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा होना बहुत ज़रूरी है। नहीं सोचो, अगर आज आपके पास एनर्जी नहीं है, ना मोबाइल यूज़ कर पाओगे, ना लाइट होगी, तो कुछ ही नहीं कर पाओगे। स्वाभाविक सी बात है। पश्चिमी एशियाई देशों के साथ भारत की ऊर्जा नीति सहयोग का विश्लेषण कीजिए। विश्लेषण करना, अब देखो ध्यान से बना विश्लेषण करना। तो भाई कौन कौन से देश है जहाँ से समर्थन मिल रहा है, कौन सी चुनौतियाँ हैं जहाँ से अपने को दिक्कत भी हो रही है। किसी भी अर्थव्यवस्था के पहिए ऊर्जा सुरक्षा से संचालित होते हैं। भारत में पेट्रोलियम संसाधनों की कमी है, जिसे पूरा करने के लिए अन्य देशों तथा पश्चिमी एशिया, दक्षिण अमेरिका आदि देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। अब एक चीज़ अश्विन यहाँ ध्यान दीजिए, ऊर्जा सुरक्षा ऐसा नहीं है कि केवल पेट्रोल से ही आती है। आजकल जो नई गैसें हैं, जैसे सेल गैस है, रिन्यूएबल एनर्जी है, ये सारी चीज़ें भी, वो भी हाइड्रो पावर है, ये सारी चीज़ें भी उसी का पार्ट बनेगी। ऐसा नहीं कि आप एक पक्षीय इसको जीवाश्म ईंधन से आधारित मत लीजिए। पश्चिम एशिया देशों के साथ भारत की ऊर्जा नीति के सहयोग के बिंदु। हाल ही में भारत यूएई आर्थिक सहयोग पर हस्ताक्षर वर्ष 2021 के, जिसमें तेल आपूर्ति प्रमुख है। भारत की पश्चिम की ओर देखो नीति से उपयोगिता से समर्थित है, जिसमें उभरते संबंध ऊर्जा सुरक्षा का वादा करते हैं। अब्राहम एकॉर्ड ITU समूह समझौता पश्चिम एशिया देशों में राजनीतिक स्थिरता को आगे बढ़ाएगा, जिससे सॉफ्ट पावर मजबूत होगा। पिछले 5 वर्षों में लुक वेस्ट नीति के तहत भारत सऊदी अरब संबंधों में सुधार से ऊर्जा सुरक्षा की सुनिश्चित है। भारत ईरान परमाणु ऊर्जा समझौता, इसके अलावा आप है ना नेपाल से, भारत भूटान से हाइड्रो पावर परियोजना भी लेता है वहाँ से, थोड़ा ये चीज़ भी ध्यान देखिए। और अमेरिका से सेल गैस है, वहाँ से है उसका तकनीकी के लिए, तो ये सारी चीज़ें भी याद रखिए। मिडिल ईस्ट एशिया से तापी गैस लाइन जो परियोजना है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको नोटिस करना पड़ेगा। चुनौती आपका जरूर बतानी है। चीन का बढ़ता संबंध तथा ऋण जाल डिप्लोमेसी भारत के लिए खतरा। ये कैसे खतरा होगा ऊर्जा सिक्योरिटी के लिए? तो ऊर्जा सिक्योरिटी सबसे बड़ा मिडिल एशिया में, मान लो कि वहाँ पे अगर शांति नहीं है तो सबाई सी बात, जो इसके क्रूड ऑयल के प्राइस अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। पहली सबसे बड़ा दिक्कत यही है। दूसरी बात, जैसे पाकिस्तान के साथ जो है संबंध अच्छे नहीं होने के कारण वहाँ दिक्कत है। ठीक है, आपने तापी परियोजना पूरी नहीं कर पाए। ठीक है, दूसरी बात, अभी क्या हो रहा है कि स्वाभाविक सी बात है कि जीवाश्म ईंधन से हटकर अपने को नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ जाना, तो वो भी एक चैलेंजेस बना हुआ है। राजनीतिक अस्थिरता, विद्युत तकनीक, वित्तीय संसाधन की कमी है। भारत का एनर्जी सिटीबीटी NPT सदस्य हाँ, ये ना होना, ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है पॉइंट, अच्छा पॉइंट लिखा आपने। भारत को नवीकरणीय ऊर्जा विकल्प पर आकर्षित होकर ऊर्जा सुरक्षा पर ध्यान देना, साथ ही भारतीय पश्चिम एशिया प्रवासी की क्षमता का दोहन का सॉफ्ट पावर नीति का उपयोग की भी आवश्यकता है। आप यहाँ ट्राई कीजिए कि आप जो एनर्जी की जो चुनौती है उसको समाधान करने के लिए क्या नए प्रयास किए जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें लिखिए। रूस यूक्रेन संघर्ष के कारणों की विवेचना कीजिए। भाई कारण बताने हैं आपका, और भाई वो कारण क्या जस्टिफाई करना, उनकी विवेचना करना है आपको, क्या वो कारण सही थे। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया।
यह द्विपक्षीय संघर्ष 2014 से रूस द्वारा क्रीमिया के विलय चल रहे तनावों का परिणाम था और वर्ष 2021 में यूक्रेन का नाटो में शामिल होने की संभावना ने इसको तनाव को और बढ़ा दिया। ठीक है, आपने मैप बना दिया, बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। ठीक है, रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण क्या आर्थिक कारण है? यूक्रेन मुक्त बाजार समझौता पक्षकार नहीं हुआ जिससे तनाव है। वो राजनीतिक सामरिक कारक है। नाटो का विस्तार रूस की सुरक्षा पर खतरा है। 1991 से पूर्व सोवियत संघ में यूक्रेन शामिल था। रूस अपने पाले में रखना चाहता है। यूक्रेनी राज्य लुहांस्क व डोनेट्स्क रूस द्वारा स्वतंत्र घोषित करना। तात्कालिक तथा ऐतिहासिक क्रीमिया संकट और पश्चिमी विरोधी को ध्यान रखना, रिपीटेशन ना हो। भारत पर प्रभाव आप क्यों लिख रहे हो? प्रवासी बातें, रिवर्स माइग्रेशन, तेल की महंगाई, खाद की कमी, ये क्या क्वेश्चन की डिमांड है? नो, आपको सिंपल सा ही लिखना है कि भाई रूस के संघर्षों का कारण क्या है, उनकी विवेचना, जो कारण करो ना उनकी विवेचना करना है। जैसे आपने एक कारण बताया कि भाई जो यूक्रेन है वो नाटो का सदस्य मेंबर बनने की तरफ अग्रसर था, तो स्वाभाविक सी बात है चिंता का विषय बना। तो ये क्या सही कारण था कि मतलब सही था ऐसा कि उसने किया था? तो सही है, उसका कारण आप दो। मतलब कारण जो आप बताओगे ना उसकी विवेचना करनी है, उसकी पॉजिटिव नेगेटिव जो है उससे क्या था उसका थोड़ा आपको अच्छे से करना है, ना कि अरे इसमें भारत का प्रभाव ये है ही नहीं क्वेश्चन की डिमांड। वर्तमान में दोनों देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता खत्म करने के लिए संयुक्त राष्ट्र मध्यस्थता आपसे संवाद लोकोचार को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, बात नेपाल के मध्य विवादास्पद मामले कौन से हैं? तो ये एक आपको एड्रेस करना है, क्वेश्चन की डिमांड ये है, इसकी विवेचना कीजिए। भाई ये क्या ये वाजिब है? विवेचना करें मतलब कि क्या ये वैलिड है और किन इन चीज़ों को कैसे सुलझाया जा सकता है? बुद्ध के काल से ही तथा सांस्कृतिक रामायण काल से ही लंबा ऐतिहासिक संबंध भारत और नेपाल साझा करता है। इनके मध्य लगभग 70 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। भारत नेपाल मैत्री संधि 1950 से रोटी बेटी का रिश्ता तथा खुली सीमा नीति संबंधों का आधारभूत स्तंभ। ये आप ना थोड़ा कंक्लूजन में लिखो, अलग से ज़्यादा मत बढ़ाओ इंट्रोडक्शन पार्ट को, जो मेन क्वेश्चन की डिमांड है ना उसको एड्रेस किया करो, ये चीज़ याद रखिए। ठीक है, ठीक है, आपने मैप बना दिया, अच्छी बात है। ठीक है, और यहाँ पे विवादास्पद एरिया भी आपने बता दिया, काला पानी वाला है। ठीक है, दोनों देश बीच विवाद के बिंदु, सुगोली की संधि 1916 निर्धारित उत्तराखंड सीमा विवाद, काला पानी लिपू लेक व लिपू दारा स्थल। ठीक है, नदियों के स्थानांतरण के कारण सीमा विवाद, कोसी गंडक महाकाली कोसी बांध, नेपाल द्वारा चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव समर्थन से तनाव, नेपाल मधेसी विवाद, भारत का बिग ब्रदर की भूमिका, चीन का नेपाल में अन्य परियोजना का ऋण जाल नीति। एकदम सही बात है। विवादों को सुलझाने के लिए दोनों देशों के साथ संवाद करना, पड़ोसी पहले नीति, गुजराल सिद्धांत, आर्थिक सहायता के साथ ट्रैक टू डिप्लोमेसी पर ध्यान भी देना चाहिए। अब एक चीज़ समझिए, यहाँ पे आपने कौन कौन से हैं ये मुद्दे बता दिए, इसकी विवेचना कीजिए जरूर। विवेचना करने मतलब थोड़ा बताओ उसका एक्सप्लेनेशन, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। आप ये पॉइंट लिख के नहीं भाग सकते। बात और हमने कहा विवाद और सहयोग के क्षेत्र क्या है, तो विवाद के क्षेत्र बताने हैं आपको, सहयोग के क्षेत्र बताने हैं, उन पर चर्चा करनी, थोड़ा एक्सप्लेन करिए, थोड़ा पॉजिटिव नेगेटिव बताओगे। भाई इससे विवादों से क्या नेगेटिव हो रहा है, अगर सहयोग होता है इसका क्या फ़ायदे रहते हैं। पिछले 7 दशकों से भारत अमेरिका संबंधों का विकास से स्वाभाविक सहयोगी बन गए हैं। ये समग्र वैश्विक रणनीतिक साझेदारी, सामान्य लोकतांत्रिक मूल्यों तथा द्विपक्षीय क्षेत्रों एवं वैश्विक चिंताओं पर बढ़ती समानता पर आधारित है। ठीक है, चुनौतियाँ क्या क्या है? रूस भारत मित्रता है। सिपरी रिपोर्ट, रूस भारत सबसे बड़ा हथियार आपूर्ति करता है। एस्पर मिसाइल समझौते पर अमेरिका काटसा के तहत भारत पर प्रतिबंध लगाने की धमकी। ठीक है, अमेरिका पाकिस्तान संबंध, राष्ट्रपति बाइडेन ने कश्मीर में मानवाधिकार चिंता जताई, पाकिस्तान को उन्नत रक्षा तकनीक उपलब्ध कराता है। विश्व व्यापार संगठन में दोनों देशों का अलग समूह का नेतृत्व, वीज़ा समस्या, H1 वीज़ा मानदंड कठोर करना, अमेरिका द्वारा बात पर NPT और CTBT के हस्ताक्षर की अपेक्षा, भू राजनीति, अफगानिस्तान से सैन्य वापसी का प्रभाव कश्मीर पर, बात का ध्यान हिंद महासागर पर, अमेरिका प्राथमिकता प्रशांत महासागर। सही है, अमेरिका द्वारा संरक्षणवाद की नीति। ठीक है, भारत अमेरिका मध्य सहयोग, रक्षा संबंध, USA और भारत को हथियार निर्यात करने वाला एक थर्ड बड़ा देश है। बेका समझौता, भूस्थानिक साझा, सशस्त्र गार्डियन ड्रोन आपत्ति, उन्नत रक्षा तकनीक उपलब्ध। ठीक है, 2+2 वार्ता हो रही है। व्यापारिक 2022 USA के साथ व्यापार अधिशेष लगभग $1 द्विपक्षीय व्यापार। ठीक है, ऊर्जा सहयोग। ठीक है, क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, ये आपने अच्छा किया है यहाँ पे। ठीक, बहुपक्षीय या क्वाड, ITU। ठीक है, आतंकवाद, आंतरिक सुरक्षा में सहयोग। भारत को दुनिया की प्रमुख शक्तियों के साथ रणनीतिक स्वायत्तता का पालन करना चाहिए। भारत अमेरिका के दृष्टिकोण से स्वायत्त विचारों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, भारत के सतत विकास में विश्व बैंक की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। भाई क्या विश्व बैंक को लगता है कि वो जो है सतत विकास में कैसे योगदान दे रहा है, तो आपको बताना है। स्वतंत्रता के पश्चात विश्व बैंक भारत के सतत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह वित्तीय संसाधन, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा व बुनियादी ढांचे के विकास में प्रमुख योगदान रहा है। ठीक है, अब आपको ना थोड़ा अच्छा क्वेश्चन होगा, सतत विकास है, सतत विकास का जो लक्ष्य है, तो उसमें जैसे SDG 1 में ये वर्ल्ड बैंक ये काम कर रहा है, ऐसे करके दिखाओ तो और भी अच्छा रहेगा। बैंक की भूमिका सकारात्मक, वित्तीय सहायता, ऋण व अनुदान, आर्थिक विकास की नीति, तकनीकी विशेषता, वैश्विक अनुभव साझा, ज्ञान व तकनीक प्रदान,
तो इसमें थोड़ा एसडीजी गोल करके दिखाइए, उसमें कैसे योगदान करा तो और ज़्यादा अच्छा होगा। नीतिगत सरकार को विभिन्न विकासात्मक मुद्दों पर सलाह, सतत और सामाजिक विकास को बढ़ावा, क्षेत्रीय विकास, ग्रामीण विकास, जल प्रबंधन, शहरी विकास, आपदा प्रबंधन जैसी परियोजनाओं का समर्थन, सामाजिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक सुरक्षा पर निवेश को बढ़ावा, पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, वन प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित करता है। नकारात्मक पक्ष क्या है? शर्तें, ऋण के साथ सतत देश की संप्रभुता खतरा, नीति की स्वतंत्रता सीमित, ठीक है। प्रभावशीलता, कुछ आलोचकों की तरह के कुछ मामलों में इनके सामाजिक आर्थिक नकारात्मक परिणाम भी होते हैं। विकासशील देशों के साथ भेदभाव होता है, देश पर ऋण का बोझ, दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता प्रभावित होती है, अतिदोहन से पर्यावरण को नुकसान होता है। भारत को विश्व बैंक के साथ अपने जुड़ाव को इस तरह से प्रबंधित करने की आवश्यकता है, मैनेज करने की, ताकि वह अपने राष्ट्रीय हितों में सतत विकास लक्ष्य को प्राथमिकता दे तथा जरूरतों के प्रति संवेदनशील होने की भी आवश्यकता है, ठीक है। अच्छा लिखा आपने यहाँ पे। आगे देखो, भारत में नागरिक अधिकार पत्र प्रभावी नहीं बन सके, सही है, क्यों नहीं, इफेक्टिव नहीं बने हैं, इन्हें प्रभावी और अर्थपूर्ण बनाने की आवश्यकता, मूल्यांकन कीजिए। तो आप बताओगे, पहले इसको कमियां बता दो स्टार्टिंग में, फिर इनको कमियां सुधारने के लिए क्या क्या उपाय करोगे वो बता दो, ठीक है। अब उनमें कुछ कमियां हैं, ठीक है, उनको थोड़ा एड्रेस कर दो कंक्लूजन में। नागरिक अधिकार पत्र एक ऐसा दस्तावेज जो किसी संगठन द्वारा अपने नागरिकों तक सूचनाओं, सेवाओं तथा शिकायत निवारण आदि को व्यवस्थित पहुँच प्रदान करने की कोशिश की जाती है। क्या कारण रहे? भारतीय जनता में जागरूकता का अभाव है, मानव पर निर्धारण समरूपता नहीं है, अंग्रेजी भाषा का ज़्यादा प्रयोग, ठीक है, क्षेत्रीय भाषा जानते नहीं है, विवाहों में सक्रिय न होना, शिकायती निवारण तंत्र प्रभावी, मॉनिटरी प्रतिबंध न होना, ठीक है। बनाने के उपाय, सेवा गुणवत्ता में सुधार करना, यथासंभव चयन विकल्प दिया जाए, अंग्रेजी के साथ क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग, ब्रेल लिपि का भी प्रयोग, विनिर्दिष्ट मानकों का निर्माण, जन जागरूकता फैलाना, बड़े बोर्डों में अक्षरों का प्रयोग, गहन मॉनिटरिंग और अवधि समीक्षा सुधार, नियम पद्धति योजनाओं आदि में पारदर्शिता लाना। बाद में सुशासन देने में नागरिक चार्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, इससे सेवा गुणवत्ता बेहतर और पारदर्शी होगी, वह सरकारी तंत्र अधिक नागरिक केंद्रित होगा। एकदम कंक्लूजन बहुत अच्छा है यहाँ पे। अब आपको देखना है कि इन्हें प्रभावी महत्वपूर्ण बनाने की आवश्यकता है, हाँ जरूर है, आवश्यकता है तो क्यों, ये पॉइंट जरूर आएगा। नहीं बने वो भी बता दिया आपने, कैसे बनेंगे वो भी बता दें, क्यों, आखिर में थोड़ा इस चीज़ को भी एड्रेस कीजिए, मूल्यांकन क्यों जरूरी हो जाता है, ठीक है, आपने किया है, पर थोड़ा ये चीज़ याद रखिए। मतलब जब आप ये लिखोगे ना, ये वाले पॉइंट, तो इसी में लिखिए इससे क्या फ़ायदे होंगे, तो थोड़ा वो चीज़ याद रखिए। निर्धनता व भूख से जुड़े मुद्दे भारत को चुनावी राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? प्रभावित करेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव तरीके से प्रभावित करेंगे, ये हमेशा याद रखना। प्रभाव मतलब पॉजिटिव नेगेटिव होगा। बुनियादी आवश्यकता, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा आदि की आपूर्ति न कर पाने की क्षमता को स्थिति को निर्धनता कहते हैं। वहीं खाद्य आवश्यकता की पूर्ति न हो तो पानी से भुखमरी पनपती है। एनएसओ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्तमान में 21% भूमि में गरीबी तथा विश्व में भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंकिंग 105 है। तो अश्विन याद रखना कि ये जरूरत नहीं है, फिर आप डायरेक्ट इससे शुरू कीजिए, डाटा से, कोई जरूरत नहीं इंट्रोडक्शन, आप इतना लंबा मत कीजिए। कैसे राजनीतिक प्रभाव डालते हैं? मतदाताओं का ध्रुवीकरण, भूख व निर्धनता अक्सर समाज के आर्थिक व सामाजिक रूप से कमजोर लोगों को ध्रुवीकरण करता है। गरीब बनाम अमीर, लाभार्थी बनाम गैर लाभार्थी गुटबंदी में, चुनावी वादों के केंद्र, गरीबी हटाओ नारा चुनाव के केंद्र में शक्तिशाली हथियार है। रोजगार सृजन, सामाजिक सुरक्षा जाल जैसे वादों से मत व्यवहार परिवर्तन, लोक लुभावन वादे जैसे सब्सिडी, फ्री बिजली, ज़्यादातर निर्धन व्यक्ति आकर्षित। मतदान व्यवहार पर प्रभाव, उच्च मतदान, जाति धर्म के साथ जुड़ाव, भावनात्मक अपील, नीतिगत प्राथमिकताएं, घरेलू उन्मूलन कार्यक्रम। आप एक चीज़ याद रखना, ये चीज़ समझो, चुनावी राजनीति किस प्रकार प्रभावित करते हैं? पॉजिटिव तरीके से, चलो ठीक है, वो समावेशी विकास के लिए बात करेंगे, डीपीएसपी के जो लक्ष्य होते हैं उनको कार्य करने का प्रयास करेंगे। पर नेगेटिव क्या होता है? इससे पोलराइजेशन हो जाता है, कास्टिज्म के आधार पर ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है, सांप्रदायिकता, वो सारी चीज़ें भी देखने को मिलती है। निर्धनता व भूख भारत की चुनावी राजनीति में एक शक्तिशाली प्रेरक है, जिसे राजनीतिक दल एजेंडा स्पष्ट करते हैं, चुनावी हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन चुनावी राजनीति प्रभावित करने में एकमात्र कारक नहीं है, और भी बहुत कारक होते हैं, बात सही है, आपने ठीक लिखा, पर थोड़ा जहाँ फालतू का जो चीज़ नहीं है वो मत लिखे तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। क्वेश्चन के टू द पॉइंट जो डिमांड है उसको एड्रेस कीजिए तो ज़्यादा आपका अच्छा और रहेगा। इंट्रोडक्शन में देख रहा हूँ कि आप 2-2 बार लिख रहे हो, तो थोड़ा बचिए उससे, एक ही बार लिखिए। पारदर्शिता, जवाब देता एक दूसरे के पूरक का टिप्पणी कीजिए। पूरक का तो स्वाभाविक सी बात है, पारदर्शिता जवाब देता ऐसे है, तो आपको एक एग्जाम्पल ऐसा देना जिसमें ओनली पारदर्शिता, एक जवाब देता और एक दोनों में दिखता हो। समझ, तो पूरक है, इसका मतलब यही हुआ ना। या फिर ये एक डायग्राम ये बनेगा, इसमें पारदर्शिता ऐसे हो, जवाब देता ऐसे हो, तो ये 2 एग्जाम्पल आपको इस तरीके से लेके चलना पड़ेगा। वर्तमान लोक कल्याणकारी राज्य संकल्पना में पारदर्शिता जवाब देते सुशासन के 2 स्तंभ है, ठीक है, जहाँ पारदर्शिता सार्वजनिक निकायों के कार्य में खुलापन और स्पष्टता सुनिश्चित करती है, वहीं जवाबदेही कार्य व व्यवहारों को उत्तरदायी होता है। एग्जाम्पल जरूर लिखिए, जैसे कैसे आएगा, जैसे ITI मान लो, ये पारदर्शिता भी बढ़ाता है और जवाबदेहिता भी लाता है, तो ये चीज़ याद रखना।
अब ये क्या पूछा है, दूसरे पूरक है टिप्पणी कीजिए, तो आपको कमेंट करना है यस या नो, कमेंट भाई, आपको आर्गुमेंट देना यस कैसे एक दूसरे पूरक है, नहीं है तो कैसे पूरक नहीं है। पारदर्शिता महत्व निर्णय लेने के 3% का निदान कैसे, कौन, क्यों। संचालन निर्णय और कार्यवाही में जनता की जानकारी तक पहुँच, सूचना का अधिकार मित्र, ये क्वेश्चन की डिमांड नहीं है, आप ये समझिए। अश्विन समझो, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि भाई क्या पारदर्शिता जवाबदेही दूसरे के पूरक है, अगर है तो कैसे है, कमेंट करो बताओ आप, नहीं है तो कैसे नहीं है। महत्व तो नहीं बताना है यहाँ पे। निर्णय कार्य प्रति उत्तरदायित्व बहुत, सार्वजनिक अधिकार के लिए लोकायुक्त अधिकार अधिनियम, कदाचार, मौलिक समस्या, दोनों के बीच पूरकता, भ्रष्टाचार की जांच, नागरिक भागीदारी, सरकार की भूमिका गतिविधियों में वृद्धि, पारदर्शिता जवाबदेही, जब कार्य पारदर्शी जिम्मेदार पर जवाबदेही, प्रतियोजित कानून की अवधारणा जवाबदेही पारदर्शिता को लागू करती है, अगर पता हो तो जवाबदेही तय होगी, खुले तौर पर काम करने की अधिक संभावना। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, जहाँ पारदर्शी मीडिया रिपोर्टिंग ने जवाबदेही की बात की। सुशासन के लिए प्रशासकों को, निकायों को दायित्व जिम्मेदारी को पूरा करने की पारदर्शिता रखनी होगी, तो सरकार निजी क्षेत्रों नागरिक समाज के निर्णय को जनता के प्रति जवाबदेह बनाना होगा। अब देखो थोड़ा नहीं, ये आप क्वेश्चन बिल्कुल अलग दिशा में। पहले देखो पारदर्शिता कैसे होती है, ट्रांसपेरेंसी। जैसे मान लो DBT आ गया, अभी से पारदर्शिता आ गई, ठीक है, कि अब भाई सभा की बात है कि करप्शन नहीं हो रहा ना, पर जवाबदेहिता कैसे तय होगी। जैसे जवाबदेहिता तय होती है, प्रशासन की जवाबदेहिता तय होती है कि वो उसने कार्य किस आधार पर किए। जैसे मान लो कि प्रधानमंत्री, मान लो मनरेगा योजना में मान लो भ्रष्टाचार ना हो, ये तो पारदर्शिता होगी। परंतु अगर मान लो कि भ्रष्टाचार हो गया तो इसका जवाबदेह किसको ठहराया जाएगा, तो उसके लिए एक मैकेनिज्म डेवलप करना। तो थोड़ा ये ध्यान दीजिए, आप क्वेश्चन बिल्कुल अलग साइड में ले गए हो, तो थोड़ा ये ध्यान दीजिए। सार्क की असफलता ने भारत को बिम्स्टेक को सशक्त बनाने के लिए बाध्य किया, विवेचना कीजिए। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना 1995 सहयोग और विकास के लक्ष्य के साथ की गई। भारत के सार्क के सभी देशों के साथ सीमाओं के साथ अलावा भाषा, धर्म और संस्कृति के आधार पर जुड़ा है। सार्क के मुद्दे व चुनौतियाँ क्या हैं, आपको रीजन बताना कि भाई सार्क की असफलता कैसे, मतलब बिम्स्टेक को सशक्त बनाया। भाई यहाँ पे पाकिस्तान हमेशा रोड़ा रहता था पाकिस्तान का, इसलिए बिम्स्टेक में देखो तो पाकिस्तान नहीं है। अब इसमें देखो तो बिम्स्टेक में सब वो देश है, बस अफगानिस्तान को छोड़ के मोस्टली सब जो है, तो उससे भी अपना काम हो रहा है। तो इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। राजनीतिक तनाव, भारत पाकिस्तान तनावपूर्ण रवैया, आतंकवाद, पाकिस्तान द्वारा समर्थन, व्यापार की बाधाएं, राजनीतिक में गैर व्यापार ढेर बाधाएं मात्र, 3% व्यापार, सार्क देशों की सरकार की हैसियत। बिम्स्टेक का महत्व, चीन की आक्रामक गतिविधियों को प्रति संतुलित करना, पड़ोसी पदों में एकटिस्ट नीति का परिचालन, समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना, समुद्री व्यापार और सतत मत्स्य आसियान देशों से संपर्क का माध्यम, परस्पर सुरक्षा में सहयोग, पूर्वोत्तर पूर्वी तटीय राज्यों का विकास, भू राजनीतिक सामरिक महत्व, उन्नत कनेक्टिविटी, सॉफ्ट पावर में सुधार, तत्काल सहयोग के लिए बिम्स्टेक अच्छा सार्क देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और शांतिपूर्ण स्थिति के साथ सार्क की प्रासंगिकता पर ध्यान देना चाहिए। एकदम सही कंक्लूजन आपने अच्छा लिखा है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए भाई, रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती कोई भी चीज़। क्वाड में भागीदारी के औचित्य की विवेचना कीजिए, तो आप औचित्य सिद्ध करोगे, तो ये चीज़ याद रखना। तो वही है पॉजिटिव नेगेटिव भारत के लिए क्या होगा। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्वाड, भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का अनौपचारिक रणनीतिक गठन समझ, इसका विचार 2004 में जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने दिया था। 2017 में औपचारिक धरातल मिली। भारत की भागीदारी, चीन मुख्यतः चीनी पार्क आर्थिक गलियारा व BI के प्रति संतुलन, वित्तीय अर्थव्यवस्था के लिए लाभ, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्षेत्रीय में वैश्विक चुनौतियों पर सहयोग, नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय इंडो पैसिफिक व्यवस्था, औचित्य सकारात्मक, भारत के महासागर क्षेत्र में सहयोगात्मक नेविगेशन, बहुधरीय विश्व की संकल्पना, लोकतांत्रिक मूल्य और गठबंधन, मालाबार सैनिक नौसैनिक अभ्यास से रक्षा व्यवस्था सुदृढ़, वैश्विक व्यापार में भारत प्रशांत कनेक्टिविटी, चीन के गहरे नीति का जवाब, आपदा राहत और जलवायु कार्यक्रम, नकारात्मक रूस से संबंध में तनाव, गुटबंदी को बल, अभी भी चीनी वस्तु आयात पर अधिकतम निर्भरता, भारत की छवि पूंजीवादी देश के रूप में। क्वाड में भागीदारी भारत की एक्ट ईस्ट नीति का प्रतिबंध है, जो भारत प्रशांत क्षेत्र में सक्रिय भूमिका पर जोर देती है। यह केवल चीन के प्रति संतुलित करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक खुले, समावेशी, समृद्ध और नियम आधारित क्षेत्र की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखो G20 भारत की अध्यक्षता का क्या महत्व है, विवेचना कीजिए। तो क्या इंपॉर्टेंस है वो बताओगे, फिर इंपॉर्टेंस है तो वो चैलेंजेस भी होंगे। वैश्विक व्यापार और शासन व्यवस्था को आकार देने के लिए G20 की स्थापना 1999 में की गई थी। 19 देशों, यूरोपियन यूनियन व अफ्रीका संघ का सामूहिक मंच था। ये याद रखना अश्विन, अभी ये रिलेवेंट नहीं है, उस टाइम के लिए रिलेवेंट था, अभी रिलेवेंट नहीं है क्वेश्चन। वर्तमान G20 संगठन वैश्विक जनसंख्या 1/3 भाग, वैश्विक GDP का 85%, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75% का प्रतिनिधित्व करता है। क्या महत्व है, वैश्विक नेतृत्व निभाने में भारत की भूमिका सुदृढ़,
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य हेतु प्रबल दावेदारी, ठीक है। वसुधैव कुटुंबकम वैश्विक समर्थन, ठीक है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के भारत दृष्टिकोण, वैश्विक संवादों में महत्वपूर्ण, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद जैसे मुद्दों पर समर्थन प्राप्त करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुगमता में वृद्धि, G20 का आयोजन भारत के विभिन्न शहरों में होने से अवसंरचना विकास तथा निर्यात में बढ़ावा मिला है, भारत को वैश्विक महाशक्तियों के साथ संबंध में सुधार है, सॉफ्ट पावर में प्रमुखता मिली है, पर्यटन को बढ़ावा मिला है, अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया। अब एक चीज़ याद रखने के लिए समझिए ध्यान से, सॉरी अश्वित, तो एक चीज़ याद रखना कि कभी भी आप इसका अलग अलग पॉइंट मत बनाएं। आप इतना 11-12 पॉइंट लिख रहे हो भाई, कभी भी जैसे याद रखो ये चीज़, मैक्सिमम 5 पॉइंट जाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। आप समझिए, अगर आपको देखो ये पॉइंट लिखने हैं तो ये एक में लिख दो ना, वैश्विक महाशक्तियों के साथ संबंध में सुधार पे डैश लगाओ, सॉफ्ट पावर में वृद्धि, ठीक है, पर्यटन को बढ़ावा, ये एक ही पॉइंट भी लिखिए, आप ऐसे नहीं लिख सकते। G20 का देश है केवल वैश्विक आर्थिक चर्चाओं में भारतीय भूमिका प्रतीक नहीं है, ये उसके परिवार नेतृत्व की जिम्मेदारी को बढ़ावा तथा वैश्विक समर्थन प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। अब ये चीज़ समझ, पहले क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस नहीं किया, क्या महत्व है, 5 पॉइंट ही बताइए महत्व में, फिर उसके बाद में से क्या चैलेंजेस भी है। अगर है ये मान के लो महत्व है तो उसको कैसे अब भारत उसको कर पाएगा, उसको फुलफिलमेंट कैसे कर पाएगा, उस महत्व को फायदा कैसे उठा पाएगा। भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सुदृढ़ीकरण में सिविल सेवकों की भूमिका स्पष्ट करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पर याद रखना आपको ये लिखना है, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक प्रक्रिया को कैसे बढ़ाता है। विश्व सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में लोकतांत्रिक मूल्य के सार केवल समय समय पर चुनाव ही नहीं है, बल्कि करना है कि शासन प्रत्येक नागरिक तक पहुँचे। लोक सेवा कार्यपालिका के रूप में सरकार के लक्ष्यों और उद्देश्यों को वास्तविक धरातल पर लागू करते हैं। चलो ठीक है। नीति निर्माण में इसके मूल में होते हैं अनुसंधान, डेटा विश्लेषण, मसौदा तैयार, तकनीकी सहायता प्रदान करना, लोक कल्याणकारी उन्मूलन, उदाहरण मनरेगा, आयुष्मान भारत योजना। आपको ये बताना है कि भाई लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कैसे बढ़ावा देते हैं ये लोग, ये चीज़ समझिए, आपको उस तरीके से आंसर देना है। कानून केवल सिविल सेवा की मशीनरी होती है जो कानूनी जमीनी स्तर पर लागू करते हैं, मंत्री के प्रति उत्तरदायी भी होते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की तहत सूचना देना, जवाबदेही, लेखा परीक्षा, लेखा सेवा से जुड़े लोग, जांच में सहायक, आचरण संहिता और नियमों का अनुपालन, पारदर्शी कार्य, ठीक है, तटस्थ और निष्पक्ष सेवा वितरण, संवैधानिक मूल्य के प्रति तटस्थता, भेदभाव रहित सेवा वितरण, सामाजिक न्याय की सुनिश्चित करना, चुनाव IAS IPS अन्य लोक सेवक द्वारा निष्पक्ष चुनाव संपादन जिससे लोकतंत्र मौजूद होता है, ये अच्छा एग्जाम्पल है। अष्टम बैंक द्वारा मणिपुर सरकार सहयोग बिना 100 किलोमीटर लोकतांत्रिक मूल्य प्रति प्रतिबद्धता, यह आप सही है, बहुत अच्छा। TN द्वारा चुनाव प्रक्रिया बदलाव, एकदम अच्छा एग्जाम्पल है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सेवकों प्रशासन में स्टील फ्रेम व रीढ़ की हड्डी कहा, जो प्रशासन की इमारत में लोकतांत्रिक मूल्य में आंतरिक समाहित करते हैं। अब थोड़ा एक चीज़ मैं यहाँ पर बताता हूँ। अब इस चीज़ सोचिए कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कैसे बढ़ाते हैं। सबसे पहली बात एक चीज़ याद रखने के नियमों से आबद्ध होकर ही काम करते हैं, अपनी स्वतंत्र इच्छाओं का पालन नहीं कर सकते। तो जातिवाद, ये सारी चीज़ें होती है, धर्म के आधार पर ये चीज़ें उस अनुसार योजनाओं का वितरण नहीं कर सकते। सबसे पहली बात तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। दूसरी बात, जो लाभार्थी होते हैं उसी के लिए ही योजनाओं को क्रियान्वयन करते हैं। सिविल सेवक ये चीज़ याद रखना, अपने अनुसार डिसाइड नहीं करते। ठीक है, वो एक होता है करप्शन के लेवल पर, एक अलग है, ठीक है। तो आपने फिर और जो पॉइंट लिखे हैं चुनाव करवाना, वो सारी चीज़ें, पर ये थोड़ा बेसिक चीज़ें भी याद रखिए। नागरिक अधिकार पत्र क्या है, सिटीजन चार्टर की बात कर रहा है, कल्याण में इसकी भूमिका क्या है, रोल क्या है, बस ये बता। नागरिक अधिकार पत्र एक ऐसा दस्तावेज जो किसी संगठन द्वारा अपने नागरिकों, ग्राहकों तक सेवाओं, सूचनाओं, शिकायतों के निवारण आदि की व्यवस्थित पहुंच प्रदान करने का प्रयास करता है। भारत में नागरिक अधिकार ये कोई ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ याद रखिए। अश्विन थोड़ा ध्यान रखना, ये दो आप इंट्रोडक्शन नहीं लिखे। नागरिक कल्याण में इसकी भूमिका क्या है, डायरेक्टली नागरिक अधिकार पत्र के संगठक क्या है, विजन और मिशन, व्यक्तित्व पारदर्शिता, सेवा, ठीक है। ऐसी ज़रूरत नहीं थी इसकी, फिर भी देखो। चलो हाँ, ये पत्र क्या है, तो अगर एक क्वेश्चन डिमांड तो आपने लिख दिया, कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है, लिख दिया, ठीक है। नागरिक कल्याण में इसकी भूमिका क्या है, ये है मेन डिमांड। संसद नागरिकों के समय में बचत करता है, सेवा गुणवत्ता में सुधार प्रतिबद्ध के कारण। अब यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल लिखिए। पारदर्शिता में वृद्धि, मानकों को अवगत कराना, जवाबदेही में वृद्धि, नागरिक अधिकार अनुभव, जनजागरूकता, लोगों भागीदारी सुनिश्चित, नागरिक महिला सशक्तिकरण बढ़ावा, भ्रष्टाचार पर रोक नियंत्रण, नागरिक केंद्रित शासन की बीसी कड़ी कमी। उदाहरण के लिए भारतीय रेलवे की सूची में टिकटिंग, रिफंड, खान पान, समय प्रतिबद्ध चार्ट, डाकघरों में भी बिल भुगतान आदि का चार्ट प्रमुख है। नागरिक चार्टर के माध्यम से पुनः नियमितता लाया जा सकता है, जिससे नियमित और अध्ययन समीक्षा, जन जागरूकता, मजबूत निगरान तथा हितधारकों की साझेदारी से नागरिक चार्टर द्वारा सार्वजनिक सेवा की पहुंच को प्रभावी बनाया जा सकता है। ठीक है, अच्छा है, बस थोड़ा ये चीज़ याद रखना। यहाँ पे थोड़ा, यहीं पे आप एग्जांपल लिखो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, बस क्लियर कर दो वहीं पे। भारत विश्व के नेतृत्व के लिए तत्पर, इस कथन का विवेचना कीजिए। तो वही है कि नेतृत्व कैसे तत्पर है, और नहीं है तो कैसे नहीं है। विश्व खुश करने की कोशिश की बजाय हम कौन है कि आधार पर विश्व से संलग्न होना बेहतर है। विदेश मंत्री S जयशंकर। अपने समृद्ध विरासत और इतिहास, जनसंख्या लाभांश, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले भारत ने G20 का अध्यक्षता ग्रहण करके वैश्विक नेतृत्व में महत्वपूर्ण प्रगति की।
ठीक है। संकेतक क्या है? भारत बहुलतावादी लोकतंत्र जहाँ विभिन्न जाति धर्म भाषा क्षेत्रीय विविधता का संयोजन करता है। आर्थिक महाशक्ति, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। अरे तीसरी नहीं है, वो पावर परचेसिंग पे है, याद रखना है। ऐसे तो पाँचवीं है। थोड़े फैक्ट जरूर गलत कभी मत लिखना। वैज्ञानिक तकनीक प्रौद्योगिकी, चंद्रयान-3 मंगलयान की सफलता, क्रायोजेनिक इंजन का सफल ठीक है। परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कदम दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, G20 का देश था। चैलेंजेस क्या है? आंतरिक असमानताएं है, सामाजिक आर्थिक गरीबी, साक्षरता अंतराल है, भू राजनीतिक तनाव, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, पड़ोसी देशों जल सीमा विवाद है, खानदान खनिज तथा ऊर्जा की कमी है, पर्यावरण चिंताएं प्रमुख कारणों में शामिल है, प्रदेशों की अधिकता है, खनिज संसाधनों का असर दोहन है, अवसर कैसे है? दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए मंच है, जलवायु नेतृत्व, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, सुरक्षित सुधारित बहुपक्षवाद पर जोर, यूएन सुरक्षा काउंसिल का स्थायी अध्यक्ष, G20 अध्यक्ष, भारत विश्व के शक्तिशाली देश के रूप में जिससे सतत विकास, राजनीतिक आउटरीच, क्षेत्रीय प्लेटफॉर्म में मजबूत करके न केवल आंतरिक चुनौती समाधान होगा बल्कि विश्व नेतृत्व में जिम्मेदारी भी वहन करेगा। देखो भारत, यहाँ से समझो, यहाँ पे नेतृत्व के लिए तत्पर है भारत, इसीलिए देखो G20 का मेंबर बना है। ठीक है, जहाँ पे भी याद रखो यूनाइटेड नेशन की जो पीस जो पुलिस होती है, शांति जो पुलिस होती है, वहाँ पे उसमें महत्वपूर्ण भूमिका है भारत की। क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों में भारत की अग्रणी भूमिका रहती है। ठीक है, उसके अलावा शांति स्थापना भी करने में, जैसे यूक्रेन हो गया, रशिया यूक्रेन हो गया, इनमें भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है, भारत हमेशा जो है विकासशील देशों को प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म चाहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लिखा आपने, ठीक है, पर थोड़ा और चीज़ें कुछ इन्वॉल्व कर सकते हो। भारतीय प्रवासी किस प्रकार संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय हितों के संदर्भ में विदेशी संपत्ति के रूप में उभरे? एसेट कैसे ऊपर है, विवेचना कीजिए। यूएसए में भारतीय प्रवासी सबसे बड़े प्रवासी समूह से एक है 2019 आंकड़े के अनुसार। ठीक है, दोनों देशों के बीच बढ़ते संबंध 21वीं शताब्दी की परिभाषित साझेदारी के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक प्रभाव, मोदी जी द्वारा भारतीय विदेश नीति में इनकी भूमिका राजदूत के रूप में कही, द्विपक्षीय पक्षों को मजबूत करते हैं। भारतीय यूएस अनौपचारिक वार्ता है। पौड़े में तथा आर्थिक महाशक्ति, आर्थिक प्रेषण लगभग 2.8 प्रतिवर्ष, रोजगार प्रति। अरे नहीं, आप ये बताइए, ये क्वेश्चन आप अलग ले गए। ठीक है, राष्ट्रीय परिसंपत्ति के रूप में, एसेट के रूप में कैसे उभरे हैं? उद्यमशीलता, बाउन, सिलिकॉन वैली स्पष्ट होते हैं, गूगल, सीयू, सुंदर पिचाई, एप्पल। ठीक है, संबंध निर्माता के रूप में टेक डिप्लोमेसी। ठीक है, सॉफ्ट पावर, सांस्कृतिक दूत, भारतीय पाककला। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम, लोकपाल में ज्ञान हस्तांतरण। चुनौतियाँ भी है, कुशल ज्ञान का प्रभाव, यूएसए के वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, विभिन्न कारणों से रिवर्स माइग्रेशन जैसे रोजगार की समस्या, प्रवासी भारतीयों के साथ भेदभाव होना, कफालसम कानून। और अभी जो ट्रम्प का जो चल रहा है अमेरिका फर्स्ट नीति कारण, उसके कारण भी दिक्कत हो रही है। दायित्व की प्रवासी भारत के आर्थिक सामाजिक विकास में सहायक है, साथ ही अमेरिका से सकारात्मक संबंध भी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे चैलेंजेस को रेक्टिफाई करना जरूरी होता है। वर्तमान भारत पाक संबंध एक छलावा है। ठीक है, उन अंतर्निहित समस्याओं को स्पष्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन, जो भारत पाक संबंध के बारे में गुप्त उत्पन्न करते हैं। बात सीधी सिंपल सी बात है। स्वतंत्रता के 50 से ही भारत पाकिस्तान संबंध राजनीतिक मुद्दों की वजह से तनाव में रहे हैं। विश्व के इन दो देशों के बीच में इतनी समानता नहीं जितने की भारत पाक में है। ठीक है, भारत पाकिस्तान संबंध ऐतिहासिक रूप से भाईचारे, कड़वा सहयोग, टकराव के जटिल मुद्दा रहा है। अब ये चीज़ें मत लिखिए बार बार। 50 भारतीय विभाजन संघ तनाव बढ़ता गया है, ये कि आप इतना लंबा इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, देयर नो नीड, डायरेक्ट आप ये कीजिए, समझो ये बात। भाई अंतर्निहित समस्या क्या है, आपको बताना है कि जो जिन कारणों से ये छलावा लगता है आपको। समस्या बिंदु, युद्ध में सैन्य टकराव, कश्मीरी मुद्दा, विभाजन त्रासदी, चीन का बढ़ता प्रभाव, अस्थिर आंतरिक राजनीति, सर्किट, परमाणु, सिंधु जल विवाद, आतंकवादी हमले। वर्तमान में पाकिस्तान की अस्थिर घरेलू राजनीतिक बढ़ता वित्तीय संकट, सैन्यवादी नेतृत्व, अविश्वसनीय मेरे पहचाने, दोनों ही देशों के बीच कटुता में वृद्धि की है। पुलवामा आतंक हमला, सर्जिकल स्ट्राइक, आपस में खटास पैदा किए। सुधार के उपाय, द्विपक्षीय सीमा विवाद समाधान, शिमला समझौता आदि। सर्किट विवाद का सतत निराकरण के लिए कंकरीकरण करना, वैश्विक मंच पर आपसी सपोर्ट, आतंकवाद पर दोनों देशों द्वारा निराकरण, सॉफ्ट पावर, टेक टू डिप्लोमेसी बल, समय समय पर दोनों देशों के लिए उच्चायुक्तों की बैठक होनी चाहिए। भारत पाक संबंध जटिलता केवल साझा इतिहास वाले दो पड़ोसियों के बारे में नहीं बल्कि क्षेत्रीय वैश्विक शांति पर इसके बड़े प्रभाव है। इसके लिए राजनीतिक जुड़ाव, आर्थिक सहयोग, आधा अधूरा छोड़ दिया। अरे आपको सिंपल सा बताना है, क्वेश्चन की डिमांड ये है कि वर्तमान में भारत पाक संबंध एक छलावा है। दिख ही रहा है कि ना कोई व्यापार हो रहा है, नहीं भारत कोई एक दूसरे के वहाँ देश में ना क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, ना कोई राजनीतिक डिप्लोमेटिक बातचीत होती है, कहीं मिलना भी नहीं होता है। तो संबंध कैसे बनते हैं? संबंध मजबूत तभी बनेगा ना जब एक दूसरे का आदान प्रदान होगा।
तो अंतर्निहित समस्याएँ क्या है? तो एक तो याद रखना कि इंटरनल पॉलिटिक्स होता है। अरे पॉलिटिक्स होती है, जम्मू कश्मीर इसी के नाम पे होती है और वो दोनों तरफ ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। दूसरी बात है कि ट्रेड नहीं है तो लोगों के बीच में जुड़ाव नहीं है, कल्चरली लिंकेज है वो ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। दूसरी बात है हमेशा ये चीज़ याद रखना कि एक दूसरे के खिलाफ जैसे होता है ना भाई, हम अमेरिका में जाके इमरान कुछ बोल रहा है, अगर प्रधानमंत्री कुछ जाके बोल रहा है, फिर वो जनता को भड़काने के लिए वोट बैंक की राजनीति, ये भी याद रखना, ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो भारत पाकिस्तान के रिश्तों को मजबूत नहीं होने देते हैं, ठीक है। तो आशुष देखो कुछ चीज़ें ऐसी कि तो रिपीटेशन बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं इंट्रोडक्शन में, थोड़ा उन चीज़ से बची और थोड़ा ये चीज़ याद रखिए कि मेन बॉडी में थोड़ा बहुत काम अच्छे से कीजिए, क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस करो, जितना ज़रूरत हो उतना ही लिखो और अच्छा लिखो, ज़्यादा 10 पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम शिवम की कॉपी चेक करेंगे। कानूनी प्रगति के बावजूद भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। चुनौतियाँ क्या है ट्रांसजेंडर, उनके समावेशन के लिए उपाय कर, तो दो डिमांड है, चैलेंजेस बताना है, चैलेंज डिस्कस करना, थोड़ा अच्छे से बताना उसका मतलब, ठीक है, और उपाय भी बताना है। नालसा बनाम भारत सरकार 2014 में बाद में उच्चतम न्यायालय ने ट्रांसजेंडर थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता दी और उनके लिए समान अधिकारों की बात की, ठीक है। प्रमुख कानूनी उपाय क्या पूछा है इन्होंने? अरे आप ये उपाय पहले क्यों बता रहे हो? बताना भी तो बाद में बताओ। ये सीएम याद रखिए, क्वेश्चन जैसा पूछा है उसी तरीके से आपको एड्रेस करना है। पहले क्वेश्चन की ये डिमांड आएगी, उसके बाद में ये आएगा। राज्य व्यक्ति अधिकार संरक्षण अधिनियम यूजीसी यह कानून मान्यता, पहली बार कानूनी मान्यता मिली नहीं है भारत में। फिर भी विद्वान चुनौतियाँ सामाजिक भेदभाव में कलंक, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य आदि में अपमान और बहिष्करण का सामना, परिवार स्तर पर अस्वीकृत। अच्छा आपने ये दिखाया कि भाई कानूनी प्रगति हो गई, उसके बाद भी चुनौतियाँ। पहली बात ये चीज़ याद रखें, प्रमुख कानूनी उपाय यहाँ मत ये मत लिखिए ना फिर आप। दूसरी बात, विवाह को कानूनी मान्यता मिली ही नहीं है। पहली बात आप ये लिखिए कि रोजगार के अवसरों में कमी है, छपटे औपचारिक क्षेत्र में रोजगार सामान्य कर्मचारी की तरह ट्रीट नहीं, हिंसा दुर्व्यवहार होता है, पीड़न, हास के उपवास, असुरक्षा भाव उत्पन्न होता है, कानूनी क्रियान्वयन का अभाव है, कई को कानून यौन अभिन्यास या लिंग पहचान आधारित भेदभाव जो संबंधित नहीं करता, जागरूकता कमी है। समाधान, कानून को उचित क्रियान्वयन, सामाजिक जागरूकता में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा सुधार, आवास, राजनीतिक प्रशासनिक प्रमुख। क्वेश्चन थोड़ा समझो। अब जो समावेशन के लिए उपाय आएंगे तो स्वाभाविक सी बात है आपको हर क्षेत्र में लिखने पड़ेंगे। आर्थिक क्षेत्र में क्या आएगा, राजनीतिक में क्या आएगा, कानूनी तौर पे क्या आएगा, तो हर तरीके से आएगा वो। अतः कहा जा सकता है ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए केवल कानूनी सुरक्षा से उनका सशक्तिकरण संभव नहीं होगा, हमें जरूरत है समाज की सोच में परिवर्तन, सरकारी प्रगतिशील नीति निर्माण कर, तभी इस समुदाय में नीचे देखिए इसकी रक्षा संभव होगी। सोसाइटल माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, लोगों की अभिव्यक्ति चेंज करनी पड़ेगी। ये इस टाइप के वर्ड यूज़ कीजिए आप। इथिक्स के जो है एटीट्यूड चेंज करने की ज़रूरत है ना। इनके सोसाइटी देखता है इनको नेगेटिव तरीके से, तो कैसे एक्सेप्ट करेगा असेंबली ना, मतलब सोसाइटी में इनका इंटीग्रेशन कैसे होगा जब तक आपका एटीट्यूड ही चेंज नहीं होगा। इनके जो रोज़गार की प्राथमिकता वो चेंज करनी पड़ेगी। आज भी लोगों समाज से बहिष्कृत करके एक समुदाय है जो साथ में रहता है, उनको उसी तरीके से जीने के मजबूर कर दिया जाता है, ठीक है। तो सीएम थोड़ा ध्यान दीजिए। चलो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं कभी नेक्स्ट सेक्शन में।